कहानी के स्टार्टिंग हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी हुई हमारे फीमेल लीड जियांग को दिखाने से होता है। जैसे उसे होश आता है वो अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है। तभी यहाँ पे सिया आती है जो कि जियांग के हस्बैंड की सिस्टर होती है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए दोनों के रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है और जियांग को अपनी भाई के लिए एक चांस मांगती है। उसी वक्त जियांग के पास एक वीडियो रिसीव होती है जिसमें रिपोर्टर्स बता रहे होते हैं कि लू जो कि जियांग का हस्बैंड होता है उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कल बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। जियांग उस पार्टी के बारे में सोचती है और कहती है कि कल तक मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आज मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। क्योंकि पार्टी में जब लू की गर्लफ्रेंड से एक बड़े से क्लाइंट की ड्रेस खराब हो जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। उसमें लू अपनी गर्लफ्रेंड को माफी मांगने के लिए नहीं कहता है, बल्कि तुरंत ही अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे माफी मांगने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि उसकी गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे है, इसलिए वो दूसरे के सामने झुककर माफी नहीं मांग सकती है, ये उसकी इंसल्ट होगी। हालांकि उस समय जियांग प्रेग्नेंट होती है, वो भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ, पर फिर भी लू उसे क्लाइंट के सामने झुककर माफी मांगने के लिए फोर्स करता है, जिस वजह से उसकी कंडीशन खराब हो जाती है और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। लेकिन उस समय भी लू अपनी वाइफ के साथ नहीं होता है। जब उसे उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी वो उस समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। इधर जियांग की हालत इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उसे अपने बच्चे को 5 महीने में ही डिलीवर करनी पड़ जाती है। इन सारी चीजों को देखकर सिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने भाई को डांट लगाने के लिए उसके पास कॉल करती है, लेकिन इस समय भी उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के ही साथ होता है। जिसके बाद सिया समझ जाती है कि उसका भाई कितना ज्यादा कमीना है, इसलिए वो जियांग का साथ देती है ताकि वो इन सारी चीजों को छोड़कर जा सके। बाद में वो उसके बच्चे को भी लास्ट टाइम उसे मिला देती है, क्योंकि जियांग अपने साथ अपने बच्चे को नहीं लेकर जाना चाहती थी, इसीलिए वो बच्चे की जिम्मेदारी सिया के हाथों में सौंप देती है। कुछ समय के बाद वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तब वो देखती है कि लू ने लास्ट टाइम वाली गलती कॉम्पनसेट करने के लिए उसके पास पैसे भेजती हैं। ये देखकर उसे पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पे शादी के टाइम वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वो पूरे एफर्ट्स डालती थी ताकि वो उसके ऊपर ध्यान दे, जिसके लिए वो उसकी ड्रेस रेडी कर देती, उसके लिए खाना बनाती, उसके घंटों की रिप्लाई पे भी नाराज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद जियांग जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है तब वो देखती है कि इस बार भी लू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही घर में एंटर हो रहा है। वो उन दोनों को साथ में देखकर भी शांत रहती है, वो उनसे कुछ नहीं कहती है। लू के जाने के बाद गर्लफ्रेंड आगे बढ़ती है और कहती है कि तुमने अभी बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उसे उकसाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जियांग शांत रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि गर्लफ्रेंड हमेशा की तरह उसे इस बार भी उकसाने की कोशिश कर रही है ताकि वो हमेशा की तरह जियांग को ब्लेम कर सके और अपने आप को इनोसेंट दिखा सके। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती है, जिसे देखकर गर्लफ्रेंड गुस्सा होने लगती है और लू को आते हुए देखकर चाकू उठाती हुई उसके हाथ में रखती है और खुद को कट लगाते हुए इनोसेंट बनते हुए नीचे गिर जाती है और जियांग को ब्लेम करने लगती है। फिर लू जब नीचे आता है तो वो हमेशा की तरह जियांग को ब्लेम करने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर प्यार निछावर करने लगता है। जियांग ये सब कुछ देखती है और कहती है कि मुझे पहले ये सारी चीजें बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे इस सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो खड़ी होती है और कहती है कि मुझसे गलती हुई है, इसलिए मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहती हुए अपने हाथ पे कट लगा देती है और बाद में अपने गर्दन को कट करने की धमकी देने लगती है। ये देखकर लू उसे रोकता है, क्योंकि ये पहली बार था जब वो इस तरीके से बिहेव कर रही थी। साथ ही लू जियांग के हाथ पे लगे हुए पुराने जख्मों को आज पहली बार नोटिस करता है और उसे इसके बारे में पूछता है। 7 साल की शादी में लू कई बार कई तरह की लड़कियों को डेट कर चुका था और उन सारी लड़कियों को देखकर जियांग को बहुत ही ज्यादा जेलसी होती थी, इसलिए वो अपना सारा का सारा गुस्सा लू पे तो नहीं निकाल सकती थी, इसलिए वो लड़कियों को ब्लेम करती और उनके साथ झगड़ा करने की कोशिश करती। कुछ लड़कियां तो ऐसे शांत रहती, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी थी जो कि जियांग को ही उल्टा नुकसान पहुंचा देती थी। लेकिन लू कभी भी जियांग का साइड भी नहीं लेता था। आज भी जख्म देखने के बावजूद भी वो उसका साइड नहीं लेता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से हमेशा की तरह चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांग पुरानी सभी चीजों को देखती है, जहाँ पे वो अपनी शादी की फोटो भी देख रही थी। शादी के दिन भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसे शादी की तस्वीरों में झूठ मूठ कर मुस्कुराना भी पड़ा था। यहाँ तक कि जियांग से शादी होने के बावजूद भी वो उस रात होटल में एक लड़की के साथ था और जैसे ही जियांग को इसके बारे में पता चलता है वो तो वहाँ पे वो तोड़फोड़ करने के लिए पहुँच आती है। लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा शांत थी और लू को ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो उसे पैकिंग करते हुए देखता है और पूछता है कि वो कहाँ पे जा रही है। वो बताती है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ ट्रिप पे जाने वाली है। ये सब देखकर लू को अजीब लगता है और वो जियांग के साथ सोने का फैसला करता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो कहते हुए वो उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग मना कर देती है, जिससे लू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिसपे वो गुस्सा हो जाती है, उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। रात में जब वो सो रही होती है तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो कमरे से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि लू उसे फिर से परेशान करने के लिए घर पे अपनी गर्लफ्रेंड को बुला चुका है और उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। लू उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीत जाते हैं और सिर्फ अब 2 ही दिन बचे होते हैं, इसलिए वो अपनी अच्छी फ्रेंड से मिल रही होती है। तभी अचानक से उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई है और सुसाइड करने की भी कोशिश की है। तभी यहाँ पे लू आता है और लू को ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों की वजह
इसलिए वो जियांग को फोर्सफुली अपने गर्लफ्रेंड के पास लेकर जाता है ताकि वो उसे माफी मांग सके। अब जियांग अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड से माफी मांगने के लिए हॉस्पिटल में तो जाती है, लेकिन अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे रिपोर्टर्स को अपने साथ लेकर जाती है, वो भी बहुत ही चालाकी के साथ। किसी को भी नहीं पता चलता है कि जियांग ने यहाँ पे रिपोर्टर्स को बुलाया है और इस बात से अनजान लू उसे फोर्स कर रहा होता है ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड से माफी मांग सके। जियांग भी माफी मांगने के लिए बड़ी आसानी से मान जाती है, लेकिन जिस तरीके से वो माफी मांगती है उससे वो खुद को विक्टिम बना लेती है और साथ ही गर्लफ्रेंड को विलेन बना देती है। वो सबके सामने ये कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं लू की गर्लफ्रेंड से जेलस फील कर रही थी क्योंकि कल रात मैंने उन दोनों को साथ में देख लिया था, जिसके बाद मैंने ही उसकी फोटो लीक कर दी थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। ऐसा कहते हुए वो सबकी नजरों में गर्लफ्रेंड को विक्टिम साबित कर देती है, जिससे लू उसके बदलते हुए व्यवहार को देखकर समझ नहीं पाता है, इसलिए वो उसे घुटने पे बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। इस बार भी जियांग आसानी से बैठ जाती है और फिर से माफी मांगने लगती है और आगे वो लू और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कई सारी बातें बताती है, जैसे कि वो दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जहाँ पे गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब हो गई इसलिए वो ट्रीटमेंट के लिए बाहर चली गई, लेकिन जाने से पहले उन्होंने साथ में शादी रजिस्टर कर लिया था। उसके बाद ही जियांग लू की लाइफ में आई थी क्योंकि उसने उसकी बहन की मदद की थी, इसलिए बहन ने दोनों की शादी करा दी। ऐसा कहते हुए वो सबसे माफी मांगती है। समय के बाद हम लू को घर पे देखते हैं, जहाँ पे वो जियांग का इंतजार करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और रात हो जाती है, लेकिन जियांग घर पे नहीं पहुँचती है। पहुँचता है उसका असिस्टेंट, जो कि उसे बताता है कि जियांग मर चुकी है। ऐसा कहते हुए वो उसे वीडियो दिखाता है, जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि उसने पानी में कूदकर सुसाइड कर लिया है। वीडियो देखने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है कि जियांग अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी वहाँ पे उसकी बहन आती है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाती है कि वो कैसा हस्बैंड है, कि उसने कभी भी जियांग को समझा नहीं। ऐसा कहते हुए वो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। तब जाकर लू को रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा गलत था। बाद में सिया हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पे वो जियांग की डेड बॉडी को देखती है, जिसे देखने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हें पहले यहाँ से चले जाने देना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं देखती। फिर घर वापस आने के बाद वो अपने भाई को देखती है, जो कि शराब में डूबा हुआ होता है। उसे ऐसे देखकर वो उसे फिर से बातें सुनाने लगती है। वो उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और उसके बारे में सोचने लगता है कि वो जब थी वो उसका कितना ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी वाइफ की कदर नहीं किया। बहन उसे होश में लाने के लिए थप्पड़ मारती है और उसकी गलतियां गिनवाने लगती है। तभी लू को जियांग की डायरी मिलती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जियांग किस तरीके से लू की लाइफ में आई थी। एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रही थी, तब उसने रास्ते पे किसी को बेहोश पड़ा हुआ देखा। वो सिया होती है। वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता है। तब जियांग उसके पास जाती है, उसकी हेल्प करती है और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। और जब तक उसके अपने नहीं आ जाते हैं, तब तक वो उसका ख्याल रखती है। उसके इसी केयरिंग नेचर से सिया उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है और अपने भाई से उसके साथ शादी करने का फैसला करती है। जियांग भी शादी के लिए मान जाती है, क्योंकि लू उसे पहली नजर में पसंद आ गया था और साथ ही वो उसका ख्याल भी रखता था। और वैसे भी जियांग का कोई भी फैमिली मेंबर नहीं था, इसलिए वो ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन लू को कहीं से एक वीडियो मिलती है, जिससे उसे गलतफहमी हो जाती है कि उस दिन सिया जो बेहोश हुई थी वो जियांग की वजह से हुई थी, क्योंकि उसने ही मेडिसिन में कुछ मिला दिया था, जिसके बाद से ही वो उसे नफरत करने लगता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा अवॉइड करता है, उसे उसके साथ गलत तरीके से पेश आता है, जिससे उसे चोट भी लग जाती है। तब सिया उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद ये आम कपल वाला झगड़ा है, इसलिए वो जियांग को बच्चा पैदा करने के लिए कहती है ताकि सभी चीजें नॉर्मल हो जाएं। और ठीक इस सजेशन के कुछ समय बाद ही एक रात लू ड्रंक हालत में घर पे आता है और जियांग के साथ इंटीमेट होता है। सुबह में जब वो उठता है तब उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जियांग की ही चाल है, जिसके बाद वो जियांग से और भी ज्यादा नफरत करने लगता है। जिसके बाद वो उसका बच्चा गिराने की भी कोशिश करता है, लेकिन सही समय पे सिया जाती है और कुछ भी गलत होने से रोक लेती है। सब कुछ याद करते हुए लू बहुत ही ज्यादा सैड होता है। तब उसकी बहन उसे कहती है कि तुमसे बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हें जिया को आखिरी विदाई दे देनी चाहिए। इसके बाद हम उसके फ्यूनरल को देखते हैं, जहाँ पे जियांग की बॉडी देखने के बाद उसे शक होता है कि वो जियांग नहीं है, क्योंकि उसके जो हाथ पे जो तिल है वो सही जगह पे नहीं है। वो चेक करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो सभी लोगों को यहाँ से निकाल देता है, लेकिन उसकी बहन और उसका असिस्टेंट उसे समझाते हैं और कहते हैं कि वो ज्यादा सोच रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में शक होता है। जिसके बाद वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाता है, जिसमें उसने वादा किया होता है कि अगर कोई भी उसकी वाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। इस इंसिडेंट को बीते अब 1 महीना हो चुका होता है, लेकिन फिर भी लू को उसकी वाइफ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। घर पर आने के बाद वो नोटिस करता है कि उसकी वेडिंग की फोटो गायब है, इसलिए वो नौकर को बुलाता है और इसके बारे में पूछता है। नौकर बताते हैं कि उसे तो जियांग ने जाने से पहले उसे कचड़े में ही फेंक दिया था, लेकिन फिर भी ये जानने के बाद लू नौकरों को काम पे लगा देता है और कहता है कि मुझे वो तस्वीर चाहिए, जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ। समय की मेहनत के बाद नौकर उस तस्वीर को ढूंढ लेते हैं और वापस उसे लाकर दे देते हैं। जब वो तस्वीर को देखता है तब वो देखता है कि जियांग ने तस्वीर को पूरी तरीके से खराब कर दिया है।
इसका साफ मतलब बनता है कि वो लू से कितना ज्यादा नफरत करती है। बाद में वो उसके कपड़ों को देखता है और उसके बारे में फिर से याद करते हुए रोने लगता है। तभी उसे कपड़े में कुछ पेपर्स मिलते हैं और जिससे उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को काफी समय से उसकी बिहेवियर की वजह से सुसाइड थॉट्स आ रहे थे, जिसके बारे में वो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर रही होती है। स्टेटमेंट में उसने ये भी लिखा होता है कि जब भी उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं देता है तब वो खुद को जान से मार देना चाहती है। ये सारी बातें लू के सामने चल रही होती है और उसके बारे में वो सोचकर और भी ज्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसने सच में सुसाइड करने का फैसला किया था क्योंकि वो अपने हस्बैंड से ऊब चुकी थी। उसने सोचा था कि वो ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाएगी, लेकिन उसे ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सुसाइड करने का फैसला किया। लेकिन तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है और वो उसकी जान बचाता है। पता चलता है कि वो उसका पुराना क्लासमेट होता है जो कि उसे इस हालत में देखकर उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वो तो उस लड़के से प्यार करती थी ना। तब जियांग अपने हस्बैंड लू के बारे में सब कुछ बता देती है। क्योंकि क्लासमेट उसे पसंद करता था इसलिए वो उसके साथ कुछ भी गलत होने से रोकता है और उसके लिए एक सुसाइड प्लान बनाता है ताकि दुनिया की नजर में जियांग मर जाए और उसके बाद वो अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट कर ले, जिसके लिए सबसे पहले सुसाइड वाली सीन के पास जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसे खरीद लेता है। इसके बाद वो डॉक्टर के साथ मिलकर जियांग की जैसी एक डेड बॉडी बनाता है और जियांग को उसे फाइनल करने के लिए दिखाता है। फिर सब कुछ चेक करने के बाद जियांग की बॉडी लू तक पहुंचा दी जाती है, जहाँ पे सभी लोग उसे मरा हुआ समझ रहे होते हैं और जियांग अपने क्लासमेट के साथ कंट्री छोड़ देती है और क्लासमेट के साथ हांगकांग शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे वो अपना पूरा फोकस अपने सपने को पूरा करने में लगाती है। उसे एक बड़ा डिजाइनर बनना होता है जिसके लिए वो पूरा मेहनत करती है और सच में कुछ ही समय के बाद उसका मेहनत दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे उसके डिजाइन लोगों में पॉपुलर होने लगते हैं और सभी लोग उसके ही ड्रेस को पहनना चाहते हैं और फिर समय धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता है और 5 साल का समय बीत जाता है। अब तक जियांग एक बहुत ही बड़ी डिजाइनर बन गई होती है और अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसके हस्बैंड के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से उसके चले जाने के बाद उसका हस्बैंड अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखते हुए आ रहा है, वो सच में पूरी तरीके से बदल चुका है। ये सुनने के बाद जियांग उसे डांटती है और कहती है कि आइंदा उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ भी मत बताना, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से वो दोनों का फिर से आमना सामना हो जाता है। लू तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वो उसे अपने साथ वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वो पुरानी बातें इसे याद दिलाते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस आ सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन लू इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अगले दिन वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर जियांग की शॉप पे चला जाता है ताकि वो बच्चे का यूज करते हुए जियांग को वापस पा सके। लेकिन इतने समय बाद अपने बच्चे को देखने के बावजूद भी जियांग उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाती है। इसीलिए लू अगले दिन फिर से एक नया आइडिया बनाता है। वो कुछ लोगों को जियांग के शॉप में भेजता है जो कि शॉप के अंदर जाते हैं और उसके बाद तमाशा क्रिएट करने लगते हैं कि यहाँ के मालिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बाकी के कस्टमर भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और तभी यहाँ पे लू आ जाता है और जियांग की मदद करने का फैसला करता है। लेकिन जियांग उसके मुंह पे ही मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि इसके पीछे तुम ही हो सकते हो। आगे वो अपना मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करती है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है, इसलिए वो अपने क्लासमेट के पास चली जाती है उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पे उसे पता चलता है कि टेबल पे जितने भी चीजें रखी हुई हैं इंक्लूडिंग टू केक, वो सारी चीजें क्लासमेट ने ही अपने हाथों से बनाया है। ये सब कुछ देखकर वो लू के बारे में सोचती है कि उसने कभी भी उसके बर्थडे पे इतना ज्यादा एफर्ट बिल्कुल भी नहीं डाला है और उसका क्लासमेट तो उसे इतना ज्यादा पैम्पर कर रहा है और साथ ही इसी मौके पे वो उसे प्रपोज करते हुए उसे रिंग भी पहना देता है। ये देखकर वो फिर से एक फ्लैशबैक सोचती है जहाँ पे लू ने जब उसे शादी की रिंग पहनाई थी तो वो उसके हाथ से गिर गई थी क्योंकि वो उसके साइज की नहीं थी। अब जैसे ही वो उसे एक्सेप्ट करने वाली होती है तब यहाँ पे लू आ जाता है कुछ बॉडीगार्ड के साथ। वो क्लासमेट को पकड़ता है और उसके बाद वो जियांग को अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। जियांग को इस तरीके से लू को रिजेक्ट करते हुए लू को बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसे फिर से नजदीक जाते हुए उसे परेशान करने की कोशिश करने लगता है। जब वो उसे झेल नहीं पाती है तब वो उसे थप्पड़ मारते हुए अपने आप से दूर कर देती है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता है, जिस वजह से जियांग हाथ में चाकू उठा लेती है। ये देखने के बाद भी वो डरता नहीं है, बल्कि उसे वो फोर्स करने लगता है कि वो उसकी जान ले ले अगर वो उसे माफ नहीं कर सकती है। जियांग खुद को उसे छुड़ा नहीं पाती है और तभी सही समय पे यहाँ पे क्लासमेट आ जाता है जो कि उसकी मदद करता है। फिर लू को बताता है कि वो दोनों अब से रिलेशनशिप में है, इसलिए वो उसे परेशान न करे और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लू से रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता है और वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ पे होश आने के बाद उसे अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि वो काम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, जिस वजह से उसकी कंपनी बर्बाद हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जियांग की लाइफ तो क्लासमेट के साथ मस्त चल रही होती है, इसलिए वो दोनों साथ में शादी के पेपर्स रजिस्टर कर लेते हैं। उधर दूसरी तरफ जब लू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तब उसे पता चलता है कि जियांग की शादी होने वाली है, जिसे रोकने के लिए तुरंत ही वो अपने बच्चे को लेता है और शादी हॉल में पहुंचता है, जहाँ पे दोनों की शादी हो रही थी। वो जियांग को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पे बच्चा भी जियांग को देखकर रो रहा होता है, लेकिन जियांग किसी के बारे में इस बार नहीं सोचती है। वो इस बार सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है और क्लासमेट जिसे वो पसंद करती थी और वो भी उसका पूरा ख्याल रखता था, वो बिना किसी के बारे में सोचते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए उससे शादी कर लेती है। और उसके बाद उसकी लाइफ उसके दूसरे हस्बैंड के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।